हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम सीडीटीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी वीडियो आपको मिल जाए, और जितना भी हो सके वीडियोस को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से। तो ये ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, यहाँ पे आपको विजिबल हो पा रही होगी कुछ इस तरीके से, ब्लूम टैक्सोनॉमी है। तो बीएस ब्लूम करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव क्षेत्र के लिए क्या क्या दिया था, ये आपकी टैक्सोनॉमी दी थी। कॉग्निटिव क्षेत्र के लिए ये टैक्सोनॉमी दी हुई थी। तो ये जो इन्होंने कॉग्निटिव क्षेत्र के लिए टैक्सोनॉमी दी हुई थी, इसके कुछ 6 स्टेजेस हैं, इसके कुछ 6 लेवल हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये लेवल है 6। तो इनमें से पहले जो इसकी पहले हम लोग देखते हैं इसकी पुरानी वाली टैक्सोनॉमी को। तो पुरानी कुछ टैक्सोनॉमी ये कुछ थी यहाँ पे, सॉरी, हाँ जी, ये पुरानी वाली कुछ टैक्सोनॉमी है जिसमें हम लोग देखेंगे। पहले आ जाएगा आपका नॉलेज, जिसको आप इंग्लिश में लर्न कर सकते हैं, नॉलेज। फिर दूसरा आ जाएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पहला बच्चा क्या करता है, पहले ज्ञान का अर्जन करता है, नॉलेज को अचीव करता है, फिर उसकी समझ बनाता है, जिसको हम लोग अवबोध भी बोलते हैं, कॉम्प्रहेंशन भी। तो इसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। फिर जो उसने ज्ञान अर्जित किया है उसका बच्चा क्या करता है, यूज़ करता है, प्रयोग करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाई करना, एप्लीकेशन। तो आपका थर्ड क्या हो गया, एप्लीकेशन। हम इसको यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। पहले हमारा हो गया नॉलेज, यानी पहले हम ज्ञान को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी समझ बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रहेंशन भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे। अंडरस्टैंडिंग हो गया। थर्ड चीज़ क्या है, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे, यानी जो हमने ज्ञान अर्जित किया या जो चीज़ें हमने सीखी, और सीखने के बाद जो हमने समझ अपने दिमाग में बनाई है, उन चीज़ों को लेकर दिमाग में जो कलेक्शन रखा है, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे किसी टास्क में, ठीक है ना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो मानसिक हो, ठीक है, कॉग्निटिव हो। तो ये एक बात हुई। फिर इसका फोर्थ लेवल क्या हो जाएगा आपका, विश्लेषण। फिर आप क्या करोगे, उसका विश्लेषण करोगे। विश्लेषण करने के बाद, करने का मतलब है कि आप उन्हें देखोगे कि हाँ भाई, जो हमने यूज़ किया है, जो हमने तो वो कैसा है। फिर संश्लेषण आएगा आपका, फिर आप उसका मूल्यांकन करोगे। लास्ट क्या आ जाएगा, मूल्यांकन यानी एवेल्यूशन। लास्ट टर्म आपकी क्या आ जाएगी, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आप क्या करोगे कि भाई आपने जो ज्ञान अर्जित किया, जो आपने उसके प्रति समझ बनाई, यानी जो आपने अपने दिमाग में उसकी समझ क्रिएट की और आपने जो उसको यूज़ किया, वो कहाँ तक आपका सफल रहा, है ना। विश्लेषण का मतलब उसे जोड़ कर देखना, फिर उसको टुकड़ों में देखना, उसको संश्लेषण बोलते हैं ना। टुकड़ों में एक एक करके चेक करना। फिर यहाँ पे आप इवैल्यूएशन करेंगे कि भाई हमने जो ज्ञान अर्जन किया वो हम कहाँ तक सफल रहे और किस हद तक वो हमारा कह सकते हैं हम कि अचीवमेंट हमारा कैसा रहा। तो वो एक आपका क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। तो कुछ ये 6 लेवल हैं जो बीएस ब्लूम ने दिए हुए थे। अब इसके बाद इन्होंने कुछ, अब ये 2000 समथिंग, कुछ 2000 में कुछ इन्होंने ये रिवाइज टैक्सोनॉमी दी है ना। ये रिवाइज टैक्सोनॉमी दी हुई है, जिसमें इन्होंने क्या कर दिया है, जिसमें इन्होंने कुछ क्या कर दिया, इसमें इन्होंने कुछ रिमेंबर, तो आपका ठीक है, कुछ इसमें भी 6 स्टेप है, 1 2। एक तो आपका रिमेंबर, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा आपका अप्लाई, चौथा आपका एनालिसिस करना, पांचवा आपका इवेल्यूट करना, छठवा आपका क्रिएट करना। तो ये कुछ 6 स्टेप पहले भी थे, 6 स्टेप अब भी हैं। तो पहले की टेक्सोनॉमी में क्या था, नॉलेज तो आपका था ही, अंडरस्टैंडिंग भी थी, अप्लाइंग भी था, जो आपका सिंथेसिस भी था, ठीक है, एनालिसिस था, फिर सिंथेसिस था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग अप्लाई तो वैसे ही है, ठीक है, एनालिसिस, ये कुछ 4 ऐसे ही सेम है। नॉलेज अंडरस्टैंड, नॉलेज की जगह उन्होंने रिमेंबर कर दिया, है ना, नॉलेज की जगह रिमेंबर कर दिया, अंडरस्टैंडिंग अप्लाई एनालिसिस। तो कुछ ये 3 मतलब ये फर्स्ट आगे का और ये कुछ 2 ऊपर के चेंज हो गए। आपकी जो नॉलेज की जगह, ज्ञान की जगह क्या हो गई, जानकारी हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमेंबर हो गया। यहाँ पे रिमेंबर हो गया। उसके बाद आपका कुछ ये देखिए, संश्लेषण और मूल्यांकन।
इवेल्यूशन और संश्लेषण को चेंज कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया उसकी जगह पे इवेल्यूट, तो ठीक है क्रिएट कर दिया यहाँ पे इन्होंने, है ना। तो ये कुछ चेंज हो गए। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये है क्या आखिर। देखिए इसमें है आपको क्रिएट, सबसे पहले रिमेंबर, रिकॉल फैक्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, डिफाइन, डुप्लीकेट लिस्ट, मेमोरीज, रिपीट, स्टेट। इसका मतलब ये है कि आप पहले डेफिनेशन का निर्माण कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, है ना, रिमेंबर कर पा रहे हैं, डेफिनेशन बना पा रहे हैं, डुप्लीकेट यानी कि उसी को मतलब जैसे आपको किसी ने कोई एक चीज़ बताई उसका आप दोबारा अपने मन से बना पा रहे हैं कि नहीं, वही चीज़ है ना। लिस्ट, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, मेमोरीज, कुछ आपकी यादें, याद करना कि मतलब जैसे आप कैसे उस चीज़ को याद कर पा रहे हैं, है ना, आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं या नहीं अप्लाई करते टाइम, है ना, आप उन्हें अप्लाई कर पाओगे या नहीं, दिमाग में मेमोरी बनाना, है ना। फिर नेक्स्ट हमारा रिपीट, हम उन्हें रिपीट कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने किसी चीज़ को याद किया, रिमेंबर किया, उसके बाद हम खुद ही भूल गए, तो वो कहीं गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें आएंगी आपकी रिमेंबर में। दूसरा आपका है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में आपका क्या आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग में आपका आएगा एक्सप्लेन आइडिया और कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेन करना, जो आपने भाई याद किया है, जो आपने ज्ञान अर्जन किया है, उसको आप क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाओ, उसको आप अपने शब्दों में व्यक्त कर पाओ। इसके बाद और दूसरी चीज़ आ जाएगी इसमें डिस्क्राइब, वही चीज़ आ गई एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब वर्णन करना। फिर आइडेंटिफिकेशन भी इसी में आ जाएगा, भाई आप पहचान पा रहे हो समस्या को कि नहीं, आइडेंटिफिकेशन भी इसी में आ जाएगा, है ना। तो ये एक चीज़ आ गई। तो थर्ड चीज़ क्या हो गई आपकी, नेक्स्ट चीज़ क्या हो गई, सेकंड इसमें आइडेंटिफिकेशन थर्ड हो गया। फिर लोकेट करना, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दे दिया, फिर आप उन्हें क्या कर दो, उनके अनुसार उनको क्या कर दो, एक दूसरी चीज़ों में कह सकते हैं हम कि उनको उनकी स्थान के अनुसार उन्हें फिट कर दो, है ना। तो ये चीज़ आ गया आपका। नेक्स्ट आपका इसमें हो जाएगा क्या, नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें अप्लाई। अब जो आपने समझ बनाया, जो आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, जो आपने डिस्क्राइब किया है, जो आपने क्लासीफाई किया कि हाँ भाई ये सही है, जो आपने पहचाना है, जो आपने रिकॉग्नाइज किया है ना, जो ट्रांसलेट किया, उसको आप क्या कर पा रहे हैं, उसको आप यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, उसको आप क्या यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूज़ इन्फॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन। आपके पास कोई सिचुएशन आई, मान लीजिए हमने भाई क्या कहते हैं छोटा बड़ा लर्न किए, उसके बाद हमने क्या लर्न किया, वाक्य बनाना लर्न किया। किसी ने हमसे बोला भाई 5 लाइन अपने बारे में लिखो, तो हमने छोटा बड़ा लर्न किए, उसके बाद हमने वाक्य बनाना लर्न किया, हमने कुछ शब्दों का ज्ञान किया, है ना। तो उसके बाद हम अगर 5 लाइन या 4 लाइन या 2 लाइन अपने बारे में लिख रहे हैं, तो वो हम अपने जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम यूज़ कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। सिचुएशन यानी किसी ने बोला भाई हमसे, मतलब हमें जब ज़रूरत पड़ रही तो हम उसका यूज़ कर पाए। तो इसमें क्या आ जाए, इम्प्लीमेंटेशन सुधार, सॉल्व करना, यूज़ करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, है ना, इंटरप्रिटेट व्याख्या करना, ऑपरेट करना, शेड्यूल, स्केच, ये सब चीज़ें इसमें आपकी अप्लाई में आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालाइज में क्या है, एनालाइज करना, डिफ्रेंशिएट करना, दो चीज़ों में आप अंतर कर पा रहे हैं कि नहीं। भाई ये आम है आपका और ये है आलू, ये आम है आपका और ये आलू है। आपने आम के बारे में भी पढ़ा और आलू के बारे में पढ़ा, पर आपको किसी ने आम दे दिया एक और एक आलू दे दिया, तो आप वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि भाई ये आम है, ये आपका फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है, और ये आलू है, ये वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आता है। तो आपके क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करना। फिर ऑर्गेनाइज करना, जैसे मैंने आपको बताया आलू की मतलब सब वेजिटेबल्स की अलग लिस्ट बनाना, आपको किसी ने मिक्सअप करके नॉलेज दे दी तो उनको अलग अलग करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। कंपेयर करना, तुलना करना कि भाई ये इस चीज़ों की, ये आम है इसकी हम सब्ज़ी नहीं बना सकते हैं, है ना, तो ये सब्ज़ी है, ये फ्रूट का काम नहीं कर सकती है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। एग्जामाइन करना, गैस करना, एक्सपेरिमेंट करना, क्वेश्चंस करना, डिस्टिंग्विश यानी तुलना, वही चीज़ आ जाएगी। तो ये सब आपका क्या हो गया, एनालिसिस में आ गया। अब इवेल्यूट में देखते हैं, इवेल्यूट में क्या आता है, जस्टिफाई स्टेट और डिसीजन। किसी भी यानी जो आपने डिसीजन लिया है उसको क्या करना, आपका जस्टिफाई करना, क्या आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपका आगे किस में, जस्टिफाई करना यानी कि आप इवेल्यूट करना, भाई मैंने आपको बताया जैसे कि मूल्यांकन करना जो पहले वाले में भी था। तो एक्सप्रेस आर्ग्यूमेंट करना किसी भी चीज़ पे कि भाई ये ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या परिणाम निकला। क्रिटिक करना, क्रिटिक यानी कि आलोचना करना कि भाई इस चीज़ के ये गुण हैं, ये अच्छाइयाँ और ये इसकी बुराइयाँ हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट करना कि ये चीज़ सही निकली हमारे लिए
मूल्यांकन करना, ये चीज़ हमें बेनिफिशियल रही और ये हमें हानिकारक रही। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जज करना, निर्णय लेना कि ये हमें नेक्स्ट टाइम करना चाहिए और ये हमें नहीं करना चाहिए आगे के लिए। तो ये सब चीज़ें आपकी इवैल्यूएशन में आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका लास्ट स्टेज रहेगा इसमें क्रिएट रहेगा। वहाँ पे इवैल्यूएशन तक था, बट यहाँ पे एक स्टेप जो आपका है क्रिएट को लास्ट बना दिया गया है। तो क्रिएट में क्या रहेगा, प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क, यानी कि नए और ओरिजिनल वर्क को क्रिएट करना। क्रिएटिव में कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी ज्ञान का निर्माण करना, मतलब किस नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग और इन कन्वर्जेंट थिंकिंग का एक वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, आप दिशाओं में सोच पा रहे हैं। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप बहुत सारे थॉट्स मतलब सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग में आ जाएगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग किस में आ जाती है, आपकी क्रिएटिविटी में आ जाती है ना। कहीं ना कहीं वही रटी हुई चीज़ों को, मान लीजिए किसी ने एक नियम दे दिया, उसी को आप रट रहे हैं, उसी को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आप कहीं ना कहीं उसी के ज्ञान को यूज़ कर रहे हैं, बट आपने कुछ क्रिएट नहीं किया। तो डिज़ाइन करना किसी चीज़ को, नई चीज़ को, मतलब वही चीज़ क्रिएट करना, किसी चीज़ को असेंबल करना, कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करना, कंजेक्श्योर डेवलप करना, निर्माण करना, फॉर्मुलेट करना, अपने फॉर्मूला नए नए खुद बनाना। ऑथर यानी किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ को लेखन कार्य करना, इन्वेस्टिगेट करना, नई नई चीज़ें खोज के खुद कोई चीज़ क्रिएट करना। तो ये सब आपके आ जाएंगे। तो ये कुछ 6 स्टेप पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन ये आपकी न्यू टैक्सोनॉमी है, जिसमें रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, अप्लाई यानी एप्लीकेशन करना, अनुप्रयोग करना, एनालिसिस यानी संश्लेषण करना, विश्लेषण आपका यहाँ पे संश्लेषण आपका यहाँ पे हट गया है, विश्लेषण आपका है। उसके बाद मूल्यांकन करना, फिर क्रिएट करना, है ना। यहाँ पे आपका संश्लेषण, विश्लेषण और इवैल्यूएशन था, जो आपका विश्लेषण तो है, इवैल्यूएशन भी है, उसके ऊपर इसको क्रिएट करने करके कर दिया। तो ये कुछ रिवाइज टैक्सोनॉमी थी, जो उनकी टैक्सोनॉमी थी। अब नेक्स्ट हमारे टर्म यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ये आपकी पुरानी वाली है। इसमें था ज्ञान, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, फिर आपका सिंथेसिस, है ना, फिर आपका एनालिसिस, फिर आपका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक टर्म है आपका सबसे पहले अगर टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर को कुछ याद रखने योग्य बात है। टीचर अगर क्लास में जाके पढ़ाता है तो उसको किन चीज़ों को याद रखना होगा। अब वो कौन सी है, ज्ञात से अज्ञात। क्लास में टीचर गया तो उसको सबसे पहले क्या, ऐसी मूर्त चीज़ें दिखाना पड़ेगा जो बच्चे ने देखी हैं। सबसे पहले अगर वो किसी अमूर्त चीज़ के बारे में पढ़ाना चाहता है तो उसके पहले उसे क्या पढ़ाना पड़ेगा, किसी मूर्त चीज़ के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। जैसे भाई आप ए फॉर एप्पल पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले आप बच्चे को एप्पल क्लास में ले जाके दिखाइए, है ना। या फिर आप वो कृत्रिम हो या फिर ओरिजिनल हो, तो रियल ऑब्जेक्ट अगर आप दिखाएंगे तो उसको बोलते हैं रियलिया, है ना। तो ये आपकी एक बात हुई कि आप ज्ञात से अज्ञात तत्वों तक ले जाइए उसे, है ना। पहले जो चीज़ें वो जानता है पहले वो बताइए, फिर उसके आगे वो जो चीज़ें नहीं जानता तो वो बताइए। फिर विश्लेषण से संश्लेषण, इसमें क्या है, किसी भी नवीन तत्व को सिखाने के लिए उसके विविध आयामों का विश्लेषण करके फिर उसे इसके आधार पर संश्लेषण कर एकात्मक रूप देना। पहले आप क्या करेंगे, नवीन तथ्य को सिखाने के लिए विविध आयामों का पहले जो चीज़ें हैं उनका विश्लेषण करेंगे, है ना। अलग अलग उन्हें देखेंगे, टुकड़ों में देखेंगे, फिर उनको एकात्मक रूप देखेंगे, फिर उन्हें जोड़कर एक साथ जोड़ देंगे। जैसे आप किसी बच्चे को बताना चाह रहे हैं कि भाई जो आपका, जैसे आपने ये बच्चे को रेक्टेंगल बताया और उसमें आपने बताया कि ये आपकी ये होती है क्या, लेंथ, और ये होती है ब्रेथ, है ना। फिर आपने उसको एक फॉर्मूला में बताया भाई L इंटू बी इसका एरिया होता है ना, एरिया होता है ना। तो इस तरीके से आप उसको बताएंगे। पहले आपने L बताया, फिर B बताया, फिर आपने एक फॉर्मूला बना दिया उसका। तो ये एक बात हुई, पहले टुकड़ों में देखा, विश्लेषण किया, फिर उसको जोड़ के आपने एक चीज़ बना दी, तो वो हो गया क्या, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। नेक्स्ट हमारा सामान्य से कठिन की ओर। पहले आप सामान्य की बातें बताएंगे उसे। सामान्य बातों का मतलब है सामान्य और सरल वस्तुओं की जानकारी के बाद क्रमशः कठिन की ओर बढ़ना। पहले सरल चीज़ें बताएंगे, फिर जो वो जानता है, जिनसे वो पहले से कह सकते हैं हम कि
जानकारी रखता है जिन चीज़ों के बारे में, वो चीज़ें पहले आप बताएंगे उसे, है ना, फैमिलियर है जिन चीज़ों से। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। पहले आप किसी चीज़ को होलिस्टिक वे में उसे बताएंगे, किसी पूर्ण तथ्य को बताने के लिए उसे खंडों में समझाना, जिससे बच्चा उस तथ्य को आत्मसात कर ले। जैसे आपको पूरा एक सम बताना है, जैसे आपको बच्चे को सिखाना है बॉड मास सिखाना है, तो बॉड मास सिखाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, पहले उसे भाई ब्रैकेट सिखाएंगे कि बी फॉर ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट में ऑफ होता है, ऑफ को आप हटाएंगे तो गुणा का साइन लग जाएगा। फिर आप ऑफ सिखाएंगे, ब्रैकेट पहले तो आप जी करली ब्रैकेट कौन सा है ये, इस तरीके से ऑफ, फिर आप ओ सिखाएंगे। फिर आप डिवीज़न सिखाएंगे कि भाई गुणा भाग आप ऐसे करोगे, 2 का ऐसे करोगे तो 2 दूनी 4 ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये बात हुई। फिर एम सिखाएंगे, फिर आप उसको सिखाएंगे कि भाई देखो पूरा कंप्लीट आपको एक सम दिया गया है, आप इसका बोर्ड मास ऐसे कर पाओगे। तो पहले आपने उसे टुकड़ों में सिखाया, फिर खंडों में समझाना, फिर उस तथ्य को आत्मसात कर लेगा वो, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाना। नेक्स्ट है हमारा ठोस से भावात्मक की ओर, यानी मूर्त से अमूर्त। वही चीज़ आता है, मूर्त यानी जो चीज़ें उसने देखी हैं, फिर अमूर्त जो उसने देखी नहीं है कभी। तो पहले ऐसी चीज़ें बताओ जो उसने पहले कभी देखी हो। तो जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए आपने उसको एग्जाम्पल दिया, पहले बच्चा क्लास में आता है तो उसे नहीं पता कि आपने उसे डायरेक्ट डेफिनेशन बता दोगे, वो कभी जानते ही नहीं कि डेफिनेशन होता क्या है। जैसे आपने बता दिया नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, उसके दिमाग से बाउंस हो गए। लेकिन आप उसे बताओगे बेटा आपने मैंगो देखा है, वो कहेगा यस मैम। बेटा चेयर देखी है, तो वो कहेगा यस मैम। आपने बोला बेटा पेन देखी है, तो वो कहेगा यस मैम। फिर आप उसे बता दो दिल्ली देखा है, आप कहाँ रहते हो, बता देगा। तो इन सब चीज़ों को बेटा हम लोग नाउन बोलते हैं, तो उसके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाएगी। फिर आप उसे अमूर्त की तरफ ले जाइए, यानी फिर आप उसे डेफिनेशन बताइए कि क्या बोलते हैं भाई कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स। तो वो एक बात हुई। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की जानकारी हेतु सामान्य रूप से जानकारी देने की प्रक्रिया सिखाने का उत्तम प्रयास है। पहले आप उसको विशिष्ट तरीके से बताइए, है ना, फिर उसका आप रूल बनाइए। रूल सामान्य होते हैं तो फिर आप रूल बताइए। तो ये कुछ तरीके हैं टीचिंग करने के, है ना, विद्यार्थी को पढ़ाने के। अब नेक्स्ट हमारा जो आज का नेक्स्ट एक टर्म है अधिगम आसक्तता। इसको भी देख लेते हैं जरा क्या होता है अधिगम आसक्तता। अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी कौन से होते हैं? कुछ छात्रों में सीखने के लिए एक स्तर की समुचित क्षमता का विकास नहीं होता है। यानी वो क्या होते हैं, किसी सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। या तो वो शारीरिक भी रूप से भिन्न हो सकते हैं, या वो मानसिक रूप से भिन्न हो सकते हैं, या फिर आर्थिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। तो वो क्या हो गई, उनकी अक्षमता हो गई, अशक्तता हो गई, है ना। ऐसे छात्रों को विशेष समस्याओं को देखा जा सकता है। जैसे कि ऐसे छात्रों में क्या होता है कि कुछ छात्र सदैव माँ को भा लिखते हैं, धा को ध्य करते हैं। इस तरीके की मिस्टेक ऐसे बच्चे करते हैं। माँ को भा लिख देंगे, धा को ध्या कर देंगे, या फिर 21 को 12 लिख देगा बच्चा, 79 को 69 लिख देगा। तो ये सब क्या है, अधिगम आसक्तता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है नहीं, क्या है ये, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, किसी विषमताओं के कारण उत्पन्न होती है। जैसे बच्चे की अवबोध शक्ति तथा स्मरण शक्ति में किसी प्रकार की क्षति का हो जाना, यानी कि उसको लर्न समझ में या फिर उसका याद करने की मतलब मेमोराइज करने में क्षति हो जाना, तो उस वजह से ये सब हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं इससे होता क्या है, इससे होता क्या है। इसका लॉस ये है भाई कि विद्यार्थी क्या करेगा, विद्यार्थी उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाएगा। इसका लॉस पहला क्या रहेगा कि विद्यार्थी उचित रूप से पढ़ नहीं पाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका कि विद्यार्थी उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाएगा। मौखिक उत्तर बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, बल्कि उसके जो वो ओरली आंसर्स देगा वो अच्छे होंगे, सही होंगे, उसने दिमाग के अपने आधार पर देगा। नेक्स्ट, बर्तनी में त्रुटियां करेगा, स्पेलिंग्स मिस्टेक करेगा, अक्षरों को छोड़ देगा, बीच बीच में कोई अक्षर को प्रोनाउंस गलत करेगा या फिर छोड़ देगा, ये प्रॉब्लम होगी। उसके स्थान को बदल देना, किसी लकड़ी के स्थान पर लकड़ी, जैसे लड़की के स्थान पर बोल रहा है लकड़ी, सरल के स्थान पर सलर, इस तरीके की मिस्टेक्स प्रोनाउंसिएशन में, लिखने में और स्पेलिंग्स में भी करेगा। रमणीय को रमणीय कर रहा है, रमणीय को रमणी कर रहा है, इस तरीके की। 12 को 21 लिख रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया,
69 और 79 को 69 कर रहा है, इस तरीके की मिस्टेक्स वो बच्चा करेगा जिसमें आदिगम असक्तता है। और क्या कर सकता है वो, विमनस्क या उचाट मन रहना, उसका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, उचाट रहेगा। समय सारणी को याद नहीं रखना, टाइम टेबल से नहीं स्कूल में वो आएगा। यद्यपि विद्यार्थी चतुर दिखता है, उसने किसी प्रकार का शारीरिक दोष, फिजिकल रूप से वो फिट है बच्चा, परीक्षा का निष्पादन अच्छा नहीं होगा। बच्चा पढ़ेगा, फिजिकली फिट है, लेकिन उसका परीक्षा में उसके नंबर कम आ रहे हैं, है ना, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर क्या हो सकता है उसमें, अधिक उत्तेजित हो जाता है, जल्दी जल्दी एक्साइट हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाता है उसमें जल्दी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। किसी भी कार्य को पूरा करने में असमर्थ रहता है, यानी काम को छोड़ देता है बीच में ही। पढ़ते समय शब्द में पंक्तियों को छोड़ देता है, अगर रीडिंग कर रहा है तो लाइंस को बीच में छोड़ देता है। इस तरीके की विशेषताएं अगर जिन बच्चों में पाई जाती हैं तो वो अधिगम असक्त हैं। एक टीचर को ये जानना बहुत ही जरूरी है, असक्तता की कमी की पहचान, है ना, तभी तो भाई आप उसे रेमेडी दे पाओगे। शब्दों में निहित अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ लेना, परंतु शब्द और ध्वनि का साम्य स्थापित करने पर उच्चारण नहीं कर पाना। मान लीजिए उसने, बच्चे ने क्या किया, उससे आपने बोल दिया 60 तो उसने पढ़ लिया, पर आपने उससे बोला 61 बोला तो वो 61 बोल रहा है, या 51 बोल रहा है, 51 को 51 बोल रहा है, जोड़ कर वो नहीं पढ़ पा रहा है ना। फिर क्या कर सकता है इस तरीके का बच्चा, जैसे सामाजिक को वो पढ़ लेता है पर मिलाकर सामाजिक नहीं पढ़ पा रहा है, तो इस तरीके की विकसित को पढ़ लेगा, इसी प्रकार विकसित को विकसित करके पढ़ेगा, है ना, यानी मात्रा वगैरह की भी मिस्टेक करेगा। तो ये कुछ बच्चे अधिगम असक्तता बच्चों की पहचान ये होती है, एक टीचर के लिए जानना जरूरी है। ओके, आगे देखते हैं। एक ही मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसको भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, समस्या समाधान विधि। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी के सामने एक समस्या आ गई, उस समस्या को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको देखना है कि आप उस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे। समस्या समाधान विधि के लिए निम्नलिखित चरण हो सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, समस्या के प्रति प्रवृत्त होना। प्रवृत्त होना यानी समस्या की जानकारी लेना, क्या करना, समस्या को जानना। अगर आपको समस्या पता ही नहीं है तो आप उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले समस्या को पढ़ना और जानना। दूसरा, कथित समस्या को परिभाषित करना, फिर उसको एक साथ जोड़कर देखना, यानी उसे परिभाषा के रूप में देखना, परिभाषित करना कि भाई समस्या ये इस तरीके की है। अगर कोई हमसे पूछेगा रेमेडी देने वाला तो हम उसे ऐसे ऐसे डिस्क्राइब करके बताएंगे कि देखो हमें ऐसी ऐसी समस्या है, ये बात है। फिर थर्ड स्टेप उसका क्या रहेगा, संभावित विचारों की खोज। फिर उससे रिलेटेड आपको विचार कुछ खोजने पड़ेंगे, विचार आप खोज के बता पाएंगे कि भाई इसमें ये समस्याएं हैं, इसके लिए हमें ये करना चाहिए, है ना, ये सब विचार खोजें। फिर समाधान की आयोजना करना, फिर अब हमें सोचना कि भाई अब हम इसका सॉल्यूशन समाधान कैसे करें, सॉल्यूशन कैसे करें। तो इसके लिए आयोजना करना यानी दिमाग में सोचना कि देखो ये समस्या थी हमारी, हम इसको इस तरीके से बता पाए, इस तरीके से हम कह सकते हैं। फिर हमने कुछ थॉट्स उसके विषय में, उस समस्या के विषय में कलेक्ट करे। फिर अब हम उसके समाधान के लिए आयोजना करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे हमारा समाधान हो पाएगा। फिर उसे कार्य रूप देना, जो आपने दिमाग में थॉट्स कलेक्ट किए हों उस समस्या को सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, फिर आप उसको क्या कर देंगे, इम्पोज कर देंगे, यानी लागू कर देंगे, उन्हें शुरू कर देंगे, है ना, शुरू कर देंगे कि भाई सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना शुरू करने के बाद सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर आप मूल्यांकन करेंगे। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा सिक्स्थ स्टेप, है ना। फिर आप क्या करेंगे कि भाई जो आपने सॉल्यूशन किया है वो कहाँ तक प्रभावी रहा है, उससे लाभ हुआ या नहीं हुआ, वो कितना मतलब हमारे लिए क्या कह सकते हैं कि जो हमारे लिए प्रभावी रहा है ना। तो ये आप इसका क्या कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ये कुछ स्टेप्स थे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। पहले आप प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर आप प्रॉब्लम को परिभाषित करेंगे, फिर उसके संबंधित विचार कुछ दिमाग में लाएंगे, फिर आप आयोजन करेंगे, सॉल्यूशन के लिए दिमाग में कुछ थॉट्स लाएंगे, है ना। फिर आप उसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, फिर आपने जो सॉल्यूशन किया है उसका मूल्यांकन करेंगे कि भाई कहाँ तक हम सफल रहे हैं। ये एक बात हुई।
उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टर्म मैंने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए इंक्लूड किए, सतत और व्यापक मूल्यांकन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सतत एंड व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम लोग बोलते हैं सतत यानी कॉन्टिन्यूस, विस्तृत यानी वास्ट, व्यापक कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। विस्तृत यानी सभी क्षेत्रों का करें जो शैक्षणिक और सहशैक्षणिक, शिक्षा से जुड़े हैं, स्कूल से जुड़े हैं उन क्षेत्रों का, और जो स्कूल से और शिक्षा से नहीं जुड़े हैं उन क्षेत्रों का भी मूल्यांकन करें। तो ये क्या हो गया आपका विस्तृत हो गया। और सतत यानी कि जो लगातार वर्ष भर बच्चे का मूल्यांकन होता रहे और उसको रेमेडी भी दी जा सके और उसके आधार पर उसे शिक्षा दी जा सके, तो वो कंटिन्यूअस यानी सतत हो गया आपका। तो ये शब्द का मतलब है। आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, इसका उद्देश्य है कि कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक अध्ययन सामग्री के अलावा अन्य दूसरे संवेदी आवश्यक कार्यों में बच्चों को न केवल प्रोत्साहित किया जा सके बल्कि उनको प्रबुद्ध, नैतिक और दृष्टि बच्चों को न केवल प्रोत्साहित किया जाएगा बल्कि उनको प्रबुद्ध, नैतिक दृष्टि से उच्चतर, क्रियाशील, सामाजिक व विकसित किया जाए। कुल मिला के इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, 1 से लेकर कुछ 10 तक के बच्चों के लिए, 10th तक के बच्चों के लिए ये दिया गया है। तो 10th तक के बच्चों के लिए क्या है, उनको संवेदी यानी कि सेंसरी, संवेगों के आधार पर कार्यों में बच्चों को न केवल प्रोत्साहित यानी मोटिवेट करना ही नहीं, बल्कि उन्हें क्या करना, उनके दृष्टि से उच्चतर बनाना है, उनके लेवल को बढ़ाना है, ताकि वो अपने काम को और भी अच्छे तरीके से कर पाए। सामाजिक नागरिक रूप में विकसित करना है, ताकि वो एक सफल नागरिक बन पाए और एक सफल सामाजिक व्यक्ति बन पाए। भारत की आधुनिक सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और शारीरिक दक्षता की आवश्यकता के अनुरूप हो। कुल मिला के जो हम शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा का अर्थ ये निकले कि वो शैक्षिक रूप से सही हो, शैक्षिक रूप क्षेत्र में उन्नति करें, राजनीतिक क्षेत्र में भी कह सकते हैं कि अज्ञात ना जानते हो, ना ज्ञान ना हो, ऐसे ना रहें, सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निर्वाह कर पाएँ, ये सब चीज़ें उसमें पूरी तरह से हों। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं कि भाई बच्चे में सामाजिक विकास नहीं हो पाया, अब उसका मानसिक विकास तो हो गया बट शारीरिक विकास नहीं हो पाया, तो इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करना है। इसी के पर्पज से किसने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2007 में सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक ऐसा उपकरण है, संकल्पित एवं 2007 से लागू, ये लागू हुआ आपका 2007 से लागू। CCE एक ऐसा उपकरण है, यानी एक टूल से जो हेल्प करेगा बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करने में। तो वह बच्चा जो कि संकल्पना और क्रियाओं का केंद्र बिंदु है, जिसको हम लोग संकल्पनाएं और क्रियाओं का एक केंद्र बिंदु, यानी सारी चीज़ें उसी पर ही, कह सकते हैं कि सारी चीज़ें उसी पर ही निर्भर हैं, उसी कह सकते हैं कि भविष्य का निर्माण, पूरा भावी नागरिक भी वही है, तो सब चीज़ें उन पे ही हैं, तो उस हिसाब से उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। तो परीक्षा नाम से दुस्वप्न से मुक्त हो, जबकि बच्चे का परीक्षा नाम के दुस्वप्न यानी वो डर, भय है ना, बुरे स्वप्न से वो मुक्त हो जाए, उसे डर ना लगे कि भाई हमारी परीक्षा आने वाली है, भय में, डर में, वो टेंशन में परेशान ना हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बुरा ना हो। तो इसलिए उसको क्या किया गया कि भाई इसका वर्ष भर मूल्यांकन होता रहेगा, है ना। ये जरूरी नहीं कि आप एक वर्ष के में एक बार के लिए परेशान हो गए कि भाई एग्ज़ाम है हमारा, आप जल्दी जल्दी पढ़ लो, रट लो, मार्क्स कम आएंगे। तो ऐसे में स्थिति में क्या हो, बच्चा मार्क्स तो अच्छे ले लेगा, कई बार बच्चा 10 दिन पढ़ाई करके भी परीक्षा में मार्क्स अच्छे ले लेता है, पर उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए वर्ष भर मूल्यांकन होता है कि भाई बच्चे ने क्या अर्जित किया है, उसका मूल्यांकन पूरे वर्ष भर चलता है। निश्चित पाठ्यक्रम में दी गई क्रियाओं के द्वारा हो सकता है। सिर पर वर्ष भर में 2 बार होने वाली टर्मिनल परीक्षाओं का भय कम हो जाता है। वही चीज़ है कि हाफ ईयरली और ईयरली परीक्षाओं का टेंशन उसके दिमाग से हट गई, अब उसे वर्ष भर परीक्षाएं ही देना है ना। फिर कभी जो उसको मतलब कुछ 3-3 महीने के अंतराल में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट टाइप के होंगे। तो ये बात हुई। उसके बाद आपका क्या है, हाँ जी, यानी उसके दिमाग से डर हट गया, है ना। डर को हटाने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य बच्चे के अर्जित ज्ञान जो उसने लर्न किया है, विषय को
उसको विस्तार, यानी जो उसने सब्जेक्ट्स हैं उनसे थोड़ा बाहर निकल के, यानी आप पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हो तो पॉलिटिक्स में ही कहीं घुस के ना रह जाओ, उसको और भी सब्जेक्ट्स को उसमें इंक्लूड करके ज्ञान दो। से समझने की क्षमता, ज्ञान के अनुप्रयोग, ज्ञान जो उसने अर्जित किया है उसका यूज़ करना डेली लाइफ में। कई बार बच्चे क्या कर सकते हैं, जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स ने बीएड कर लिया, डीएलएड कर दिया, बट उन ट्रेनिंग भी ली उन्होंने 2-2 साल की, बट उसके बाद अगर वो कहीं पढ़ाने जाते हैं तो वो नर्वस रहते हैं या वो पढ़ा नहीं पाते हैं, उन्हें कोई समस्याएं आती हैं, दक्षता से वो कार्य नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है, व्यवहारिक रूप में वो अपनी एक्टिविटी को शो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें, ज्ञान का अनुप्रयोग करना, सृजनात्मकता रहे, ये सब चीज़ों का मापन करना है ना, संश्लेषण क्षमता का मापन करना, ये सब इसका लक्ष्य है, किसका, सतत और व्यापक मूल्यांकन का। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके कुछ उद्देश्य देख लेते हैं। पहला उद्देश्य इसका है बच्चे को सतत यानी कंटिन्यूअस मानसिक, सामाजिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक प्रभावी कौशल अर्जित करने, उसको ऐसे कौशल, स्किल्स उसको एक्वायर करवाई जाए जिससे उसका मानसिक और सामाजिक विकास हो। नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है इसमें, बच्चे की चिंतन शक्ति पर जोर देना। चिंतन शक्ति यानी बच्चा कितना सोच पाता है, कैसी चिंतन कर पाता है, मूर्त चीज़ों के बारे में सोच पाता है बच्चा, अमूर्त यानी जो उसने देखी ना हो उनके विषय में भी सोच पा रहा है, उस पर जोर देना, जिससे उसमें रटने की क्षमता हट जाए, कि वो रटे ना। ये कुछ वीक पॉइंट हैं, ये आपको जहाँ भी दिख जाए वो आंसर आपका कभी भी कहीं भी नहीं हो सकता है ना एनसीएफ कहता है और ना सीसीई कहता है कि रटना तो बिल्कुल कुछ काम का नहीं है। थर्ड क्या हो सकता है, अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया का मूल्यांकन, कंटिन्यूस मूल्यांकन होता रहेगा। भाई वर्ष के अंत में आप टीचर को नहीं थोप सकते कि टीचर ने नहीं पढ़ाया इसलिए मेरा बच्चा फेल हो गया, या फिर टीचर बच्चे को नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो पढ़ाया लेकिन बच्चा आपका खुद नहीं पढ़ता, बच्चा खुद लापरवाह है। एक दूसरे को थोप नहीं सकते, एक दूसरे को अपनी अपनी कृत्यों का कह सकते हैं, अपने अपने कृत्यों का कह सकते हैं कि जिसको हम क्या कहेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते हैं कि भाई इनकी गलती है ना, तो ये सब चीज़ नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़ क्या रहेगी, मूल्यांकन का प्रयोग निदान परीक्षण के द्वारा संज्ञान में आई कमियों में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक है, यानी कि आपने मूल्यांकन किया, उससे आपको पता चला कि इस बच्चे में भाई ये कमियां हैं, फिर आपने उसके बाद उसे रेमेडी दी, उपचारात्मक कार्यवाही, फिर आपने उसे रेमेडी दी यानी कि उसे उपचार दिया कि भाई ये समस्या है तो ये क्यों है। जैसे कोई बच्चा क्या कर रहा है, राइटिंग गंदी लिख रहा है ना, तो आपने उसको भाई एक पेज की, आपको पता चला कि भाई ये बच्चा राइटिंग गंदी लिखता है, बाकी चीज़ों में ठीक है, तो आपने उसे एक पेज की रोज़ राइटिंग देना, लिखवाना, प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दिया, तो ये होगी रेमेडी। मतलब इस तरीके की कोई भी समस्या के लिए उपचार दें करना। ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा वांछनीय स्तर की उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए, यानी वांछनीय यानी कि जो चीज़ें बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा है, जिस लेवल पर बच्चा पहुंच ही नहीं पा रहा है। कई बार बच्चा पूरी इंग्लिश लर्न कर रहा, लिख रहा, उसको समझ रहा, बट उसको बोल नहीं पा रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पा रहा, तो उसको भी वांछनीय स्तर की उपलब्धि को बनाए रखने के लिए मूल्यांकन का गुणवत्ता नियामक विधा के रूप में प्रयोग करना। तो ये एक बात है। फिर क्या हो सकता है आपका, और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, फिर बच्चे की चिंतन शक्ति पर जोर देना, नहीं ये तो हो गया आपका, यहाँ पे कुछ हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। हाँ, नेक्स्ट यहाँ से देखना, अध्ययन अध्यापन की क्रिया को प्रशिक्षु को केंद्र में रखकर संचालित कर, प्रशिक्षु यानी जो बच्चा है, यानी कि जो छात्र है, छात्र को केंद्र में रखकर संचालित करना, टीचिंग और लर्निंग, यानी जो भी आप सिखाएंगे बच्चे की आवश्यकताओं, उसकी रुचियों, उसकी योग्यताओं, उसकी क्षमताओं, इन सबको ध्यान में रख के आप सिखाएंगे। तो ये एक बात हुई, ये नहीं कि आपने कुछ भी पढ़ाया और चल दिए, भले ही बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा, नहीं ले रहा, उसे पसंद आ रहा है ना, वो मोटिवेट है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना होगा। ये अब देखते हैं उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्कूलों में सतत व्यापक मूल्यांकन उद्देश्य निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ से, इसके कुछ निम्नलिखित फायदे रहेंगे। देखिए फायदे क्या रहेंगे, कुछ देख लेते हैं। परीक्षण संचालन में सुधार हो जाएगा, है ना, सबसे बड़ा फायदा तो वर्ष भर पढ़ाई करेगा बच्चा, रटने का काम खत्म हो जाएगा। अंकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, आप उसे मेरिट दे सकते हैं यानी ग्रेड दे सकते हैं कि
ये बच्चे ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है, जिससे बच्चे की उपलब्धियों को प्रदर्शित कर सकते हैं आप। किसी भी बच्चे को सुस्त, बेकार, फिसड्डी घोषित नहीं करना। वही चीज़ है कि आप बच्चे को कमज़ोर घोषित नहीं कर पाएंगे और बच्चा टीचर को कमज़ोर घोषित नहीं कर पाएगा। दो बच्चों के बीच में आप तुलना को प्रोत्साहन ना देना, यानी आप दो बच्चे, क्योंकि सभी का रोज़ मतलब 3 महीने में एग्ज़ाम्स हो रहा, सभी को पढ़ाया जा रहा, सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा, तो आप तुलना वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाली नकारात्मक टिप्पणियाँ, गधे, गंदे शब्दों का यूज़ करना, कई बार नालायक, इस तरीके की टिप्पणियों से बचना। क्योंकि गधा वो कैसे हो सकता है जब वो बच्चा रोज़ पढ़ रहा है, रोज़ आप पढ़ा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ भी। फिर देखते हैं हम लोग आगे, ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं पूरा पाठ्यक्रम, एक कुछ मतलब इस तरीके से इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए शिक्षा सत्र को पूरा आपका जो एकेडमिक कहते हैं सत्र होता है, तो प्रस्तुत क्या किया है इन्होंने, कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। क्या किया है, कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। पूरे सत्र को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि पूरे शिक्षा सत्र को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, विभाजित किया है कि पूरा पाठ्यक्रम आ जाए, यानी पूरा कंप्लीट सिलेबस आ जाए, जिससे हम ज्ञानार्जन क्रियाएं कर पाएँ, है ना। स्कॉलस्टिक्स जितनी ज्ञानार्जन की क्रियाएं वो सभी कर पाएँ। अब इसको कैसे अरेंज किया गया, पहला आपका रहेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा आपका रहेगा समेटिव असेसमेंट। पहला आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा आपका समेटिव असेसमेंट, है ना। पहला फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा आपका समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने होंगे आपके, 1 2 3 4, कुछ 4 आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे। फिर उसके बाद आपके समेटिव असेसमेंट कितने होंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 2 3 4 में 10% प्रत्येक का वेटेज बाहर होगा, यानी 1 2 3 4 वर्ष में कितने बार होंगे, वर्ष में आपके 4 बार होंगे, 4 बार होंगे। 4 बार में उनका अंक कितना रहेगा, प्रत्येक में आपको 10 नंबर मिलेंगे। हर एक समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट में 10 नंबर मिलेंगे, तो आपके एक साल में 40 नंबर फॉर्मेटिव असेसमेंट के हो गए। तो ये एक बात हुई। फिर आपके बच्चे कितने, 40 नंबर का बाहर हो गया। समेटिव प्रथम एसेस 20% तथा समेटिव द्वितीय असेसमेंट 40 वेटेज बाहर का होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, आपका 40 नंबर तो आपके वो हो गए। अब आपके समेटिव असेसमेंट कितने होंगे, 2 होंगे। आपके फॉर्मेटिव 4 हो गए, आपके समेटिव रहेंगे 2, यानी टोटल आपके वर्ष में कितनी बार एग्जाम्स होंगे, 6 बार एग्जाम्स होंगे। तो कुछ फॉर्मेटिव आपके 4 हो गए, उसके बाद आपके समेटिव असेसमेंट बचे, जो कि कितने होंगे, आपके 2 होंगे। अब समेटिव असेसमेंट में एक जो आपका होगा, फर्स्ट समेटिव होगा, वो कितने नंबर का रहेगा, आपका 20 नंबर का रहेगा। फर्स्ट समेटिव आपका 20 नंबर का रहेगा। फिर सेकंड समेटिव आपका जो रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके 4 होंगे एक साल में और 2 कुछ आपके समेटिव असेसमेंट होंगे, तो टोटल 6 होंगे। 4 जो होंगे वो 10-10 नंबर के होंगे, यानी 40 नंबर के फॉर्मेटिव हो जाएंगे। इसके बाद समेटिव पहला आपका 20 नंबर का होगा, दूसरा 40 नंबर, 40 20 60 के ही होगा और 40 का ही होगा, यानी 100% आपका हो गया। तो इस तरीके से कुछ अरेंज किया गया है CCE द्वारा, है ना। CCE ये कुछ इस तरीके से आपका अरेंज किया गया है। आप लोगों ने देखा भी होगा स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इस तरीके का। तो ये एक तरीका होगा, CBSE ने इस तरीके से किया है। अब इस प्रकार से 6 मूल्यांकनों में बांट दिया गया है। कितने में, 6 मूल्यांकनों में बांट दिया गया है। इसके फलस्वरूप यदि बच्चा किसी कारणवश कुछ कम अच्छा करता है, अब मान लीजिए आपने वर्ष में उसकी 6 बार एग्जाम्स लिए, पहले आपने FA1 लिया, FA2 लिया, FA3 लिया, फिर FA4 लिया आपने, फिर आपने SA1 लिया उसका 20 नंबर का, फिर SA2 लिया आपने उसका 40 नंबर का, है ना। तो अगर उसने FA1 में कुछ गड़बड़ किया, कुछ कम अच्छा काम किया, तो भाई आपने 3 चैप्टर्स उसमें करवाए, 2 चैप्टर्स उसमें करवाए, बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, कम परफॉर्मेंस कर रहा है ना एग्जाम्स में FA1 में, तो भी उसके मूल्यांकन का प्रभावी पूरे वर्ष की उपलब्धि के आधार पर होने से परीक्षा का डर उसे नहीं सताएगा। यानी उसका जो इवैल्यूएशन होगा वो पूरे वर्ष की परिलब्धि के आधार पर होने के कारण मतलब फिर भी उसे कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उसे अभी और भी तो एग्ज़ाम्स देना है। उसे अभी FA2 भी देना है, FA3 भी देना है, FA4 भी देना है ना, F4 भी देना है, फिर उसके बाद SA1 SA2 भी देगा, है ना।
तो अभी उसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत फिर भी नहीं रहेगी, यानी डर उसके ऊपर से हट गया, डर नहीं सताएगा उसको। ये मेन चीज़ आपको लाइन में याद रखनी है। इसके अलावा बच्चे की ज्ञानार्जन सहगामी क्रियाओं का आयोजन, जैसे अगर आपको लगा कि भाई बच्चा ये ऐसा कर रहा है तो आप उसे प्रोत्साहन भी कर सकते हैं, उसका परीक्षण ऐसी नॉर्मली उसको छोटी छोटी चीज़ें सिखा सकते हैं, मूल्यांकन भी आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्लास में प्रश्न पूछ पर करके, इस तरीके की चीज़ें। तो ये क्रियाएं कक्षा 1 से 5 तक उच्चारण, गायन, पढ़ना लिखना बोलना स्मरण करना, चित्र बनाना, मॉडलिंग करना, खेलना कूदना, नाटक में भाग लेना, भाषण देना, ये सब क्या हो गई आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो गई। आदि कक्षा से 6 से 8 तक पर्यावरण के प्रति बच्चे का झुकाव है ना, पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना है ना, ये सब चीज़ें। सामाजिक कार्यों में रुचि लेना, माता पिता के प्रति भाव, शिक्षकों के प्रति अभिवृत्ति, ये सब चीज़ें। शिक्षकों के प्रति सम्मान की भावना, वक्तव्य कला, बातव्य कला यानी अच्छा वक्ता होना, गायन, तर्क शक्ति है ना, ये सब चीज़ें उसकी इम्प्रूव हो। कलात्मक रुचि, कलात्मक रुचि यानी कि किसी कला में दक्ष हो, प्रोजेक्ट कार्य, नैतिक शिक्षा की चीज़ें, शारीरिक स्वास्थ्य, खेल कूद, इन विभिन्न प्रकार की बहुआयामी विषयों का मूल्यांकन करना, इन विभिन्न प्रकार की बहुआयामी विषयों का मूल्यांकन करना। तो ये कुछ काम हो गया यहाँ पे, वो विषयों का मूल्यांकन करना। 1 से 5 तक के लिए क्या रहेगा आपका, बोलना, स्मरण करना, मेमोराइज करना, गायन, रीडिंग करना, चित्र बनाना है ना, मॉडलिंग करना, बनाना, उसके बाद दौड़ना, खेलना, नाटक में भाग लेना। फिर 6 से 8 तक में कुछ बढ़ जाएंगी ये क्रियाएं। बच्चे का झुकाव, पर्यावरण से की नॉलेज उसे दी जाएगी, सामाजिक कार्यों में उसे कुछ नॉलेज दी जाएगी भाई। उसके बाद शिक्षकों के प्रति अभिवृत्ति उसे कैसी करना चाहिए, अपना दृष्टिकोण है ना, सम्मान के दृष्टि। फिर 9 से 10 के लिए कुछ और बढ़ जाएंगे, प्रोजेक्ट की सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन के आधार पर होंगी। इसके बाद क्या होगा, प्रगति पत्र में बच्चे को प्रोत्साहित, इसके बाद आपका होगा भाई प्रगति पत्र में बच्चे को प्रोत्साहित, प्रगति पत्र में बच्चे को प्रोत्साहित तथा मार्गदर्शन करने वाले विचरण अंकित किए जाएंगे, यानी जिन चीज़ों से बच्चा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो उसके रिजल्ट में दिखाया जाएगा। इस प्रकार सभी बच्चों को सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करने की संकल्पना है। तो टोटल यही बात निकल करके आ रही है कि भाई वर्ष भर उसको कंटिन्यूस रूप से उसका मूल्यांकन होगा, कुछ 6 चरणों में बांटा गया है, ये उसका मूल्यांकन होगा। उसके बाद भाई मूल्यांकन के आधार पर उसकी सभी पक्षों को ध्यान दिया जाएगा, शैक्षणिक हो चाहे वो सशैक्षणिक हो, यानी वास्ट मूल्यांकन होगा। उसमें खेलना, दौड़ना, नाटक में भाग लेना, चित्र बनाना, ये सब क्रियाएं भी, भाषण देना, अच्छा वक्ता होना, तर्क शक्ति अच्छी होना, कलात्मक रुचि होना, किसी ड्राइंग वगैरह में इंटरेस्ट लेना, प्रोजेक्ट कार्य, परियोजना बनाना, नैतिक शिक्षा में भी दक्ष करना, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा करना, उसका खेल कूद में भी अच्छी करना उसे है ना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी, हर चीज़ में उसे, नाटक में भी अच्छा, वक्ता भी अच्छा होना चाहिए, सामान्य ज्ञान का भी उसे नॉलेज होना चाहिए, सामाजिक कार्य भी अच्छा करना चाहिए, पर्यावरण के प्रति भी वो कह सकते हैं कि अपना योगदान करना चाहिए बच्चे को, उसके प्रति भी उसका रुझान होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। तो ये सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाएगा। तो ये कुल मिला के क्या हो गया आपका, वास्ट हो गया, इसीलिए तो इसको क्या बोला गया है, इसीलिए इसको कह सकते हैं हम कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव यानी बहुत ही व्यापक, लगातार और व्यापक। लगातार इसलिए क्योंकि वर्ष में 6 बार होगा, पूरे वर्ष तक चलता रहेगा और 6 बार इसका कुछ मूल्यांकन किया जाएगा। और कॉम्प्रहेंसिव यानी कि बहुत ही विस्तृत, इसलिए सभी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, उसकी प्रगति का, उसको सब उसका सर्वांगीण विकास भी हो पाएगा, उसे सभी प्रकार का कह सकते हैं, उसे विकास भी हो पाएगा और सभी अवसर भी प्रदान हो पाएंगे, है ना। तो कुल मिला के ये आज की क्लास में था। अब आपको ये क्लास कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक ना किया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।